अस्सलामुअलैकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं जवेरियारी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अच्छी सेहत कामयाब ज़िंदगी की अलामत होती है। अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और ये गाइडेंस एक मौलिद से बेहतर और कौन दे सकता है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी दिन से हम ये मौजूद डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों के हवाले से ही हम बात कर रहे थे। चूँकि पिछले प्रोग्राम में वक्त थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था तो हमें कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो आज हम फिर उसी मौजू पे बात करेंगे जो बच्चों की बीमारियां होती हैं। क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं, आमतौर पे अपना मसला खुद तो बता नहीं सकते, तो हमें उनकी अलामात और उनके रवैयों से ही जानना पड़ता है कि इस वक्त उन्हें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, या वो रो रहे हैं तो किस वजह से रो रहे हैं। तो बज़ाहिर जब हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि बहुत छोटा होता है, इन्फेंट्स जो होते हैं, नौज़ायदा बच्चे जो होते हैं, आमतौर पे हम ये देखते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नौजिया भी होता है, कभी कभार मतली की भी वो शिकायत होती है उन्हें, लेकिन हम उनके सिर्फ रोने से ही समझ पाते हैं। तो कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकें कि इस वक्त इनको ये फीलिंग्स हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखें बात ये है कि बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है कि छोटे बच्चों में महीने से लेकर ऑनवर्ड अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे 1 साल के अंदर अंदर, तो बच्चों में जो अलामात हैं उसको हम पेरेंट्स ही जो हैं वो जज कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जैसे भी आपने कहा कि मतली के हवाले से हम बात करें तो जैसे बड़ों में तो मतली की जो कैफियत है बड़े डिफ़ाइन कर पाते हैं कि जी दिल घबरा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा और कह की कैफियत है। बच्चों में ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं हो पाती। बच्चे अमूमन जो है वोमिट की सूरत में ही हमें पता चलता है कि जी वोमिट कर दिया। अच्छा, इस वोमिट से पहले जो है बच्चा क्योंकि इरिटेबल होता है, यानी रेस्टलेस होता है और उसको सुकून नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा इस पे जज करने की ज़रूरत होती है कि वो बच्चा जो कि नॉर्मली अगर खेल रहा होता है या अपना एक्टिव है या अगर बिस्तर पे है तो वो ऐसा रो नहीं रहा है, लेकिन अगर उसमें बेचैनी या घबराहट आप एक फ़ील कर रहे होते हैं एज अ पेरेंट, तो आप वहीं से नोटिस करना शुरू करते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि वॉमिट जब होने लगती है तो इससे पहले का जो स्टेज होता है उसमें बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते कुछ भी खाने के हवाले से। ख़ास तौर पे मिल्क जो है वो नहीं लेंगे, बॉटल फीड पर हैं तो भी नहीं, अवॉइड करना शुरू करते हैं क्योंकि मैदे में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ पेट में जाए। यहीं से हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अमूमन उस वक्त पता चलता है जब आपने बच्चे को ज़बरदस्ती या वैसे पिला दिया या बच्चे ने पी लिया, और उसके बाद जो है ज़ाहिर भूखा भी अगर हुआ है तो वो पीना तो है उसने, लेकिन वो पीने के फ़ौरन बाद ही जो है वो वॉमिट आउट कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत में फिर फ़िक्र थोड़ी सी लाक होती है और ये सोचने लगते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अमूमन जैसे मैंने प्रोग्राम्स में पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि यानी बताया था कि उसमें जो वजह है बच्चों में वॉमिटिंग की वो बेसिकली एसिडिटी की वजह से होती है। एसिडिटी छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा एसिड जो है नॉर्मली रिलीज़ हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि उनकी प्रोटेक्टिव लेयर जो है जो स्टमक के अंदर है वो लेयर अभी डेवलप हो रही होती है, उसमें टाइम है, मतलब उसकी थिकनेस इतनी नहीं होती है, तो बच्चों में गैस्ट्राइटिस जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। तो इस सूरत में हमें जब ये गैस्ट्राइटिस अगर हो रहा होगा तो बच्चा जो है कुछ भी रिटेन नहीं कर पाएगा। इसकी मिसाल मैं अक्सर ये देता हूँ कि कभी आपके अगर कोई हाथ में छिल जाए तो ऐसी सूरत में पानी भी जो है वो आपको टच होने पे आपको जलन होने लगती है, तो आप अवॉइड करते हैं। अब स्टमक के अंदर भी जब इस तरीके की कुछ छिलन पैदा होती है, जैसे सोजिश हो जाती है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, तो ऐसी सूरत में कोई भी चीज़ फूड कंटेंट भी जाएगा और एसिड क्योंकि वहाँ टकरा रहा है तो वो इरिटेट करेगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनको ले लेते हैं। जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं नौशीन बात कर रही हूँ। जी नौशीन, बताइए। मैंने पूछा था जब बच्चे दांतों पर होते हैं तो यानी इनको मोशन फीवर, इनको यानी क्या चीज़ देनी चाहिए इसके बारे में? ग़िज़ा के हवाले से? जी, ग़िज़ा के हवाले से कह रही हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं, मोशन हो जाए या उनको फीवर हो जाए तो कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए? बिल्कुल, देखें आपने अच्छा सवाल किया, बल्कि प्रोग्राम से पहले मैं जवेरिया से यही डिस्कस कर रहा था कि अमूमन लोगों के कंसर्न्स ये होते हैं कि जी रोटी नहीं देनी है, चावल नहीं देने हैं, या अगर वो इवन कोई पॉरेज टाइप का भी इस्तेमाल कर रहे थे तो वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखें, मैं ख़ास तौर पे अभी क्योंकि वॉमिटिंग के हवाले से बात कर रहा था, तो वॉमिटिंग अगर बच्चों को हो रही है तो स्टमक को थोड़ा सा हमें हील होने का टाइम देना है। हील होने का मकसद ये है कि उस जगह पर अभी आप क्योंकि जैसी ग़िज़ा देंगे और तेज़ाब उस हिसाब से रिलीज़ होगा, फिर गैस्ट्राइटिस जो है यानी जो सोजिश है उसमें इजाफा हो जाएगा, सीवियरिटी बढ़ेगी।
ऐसी सूरत में थोड़ा सा अगर बच्चा अभी कुछ नहीं खा पी रहा, परेशान नहीं हो कि खुदा ना खास्ता 1-2 घंटे तक अगर नहीं खाएगा तो कोई हर्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हीलिंग का टाइम देना है। दूसरा ये है कि अगर घर में कोई भी एंटासिड मौजूद है, ये जो सफ़ेद सिरप्स आते हैं, कोशिश करें कि ये उल्टी रोकने की अद्वियात ना दें, चाहे वो ग्रेविनेट हो या कोई और ऐसा सिरप ना दें, क्योंकि वो भी उलट दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखें कि हमें इस वक्त मैदे की जो तेज़ाबियत है उसको कम करना है। जब वो लेवल कम हो जाएगा तो हील होना शुरू होगा। जिस तरह एक लेयर ऊपर जब आ जाती है, जैसे स्किन पे, सोजिश पे, जब हील लेयर आ जाएगी फिर हम पानी हमें प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन उस सूरत में सिर्फ हवा भी टच हो रही थी ज़ोर से तो हमें लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन फिर ये भी होता है कि जैसे बच्चे तो वैसे ही एक जवान आदमी की तरह तो सेहतमंद नहीं होते ना, उनमें इतनी एनर्जी होती है। अगर ये हीलिंग टाइम में हम उनको कुछ फूड नहीं देंगे, कुछ खाने को नहीं देंगे, तो फिर तो वो और मजीद कमजोर नहीं हो जाएंगे। लेकिन उसमें इस तरह है कि तकरीबन 30 to 45 मिनट्स तक कोई भी ऐसा सिरप देने के बाद, या इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी बच्चों को दिए जाते हैं, डॉक्टर्स जब एडवाइस करते हैं खुद से ना इस्तेमाल कराएं, तो उसकी एक क्वांटिटी जब चली जाती है तो आधे पौन घंटे तक कम से कम वेट किया जाए। अमूमन ये होता है कि हमने दवाई पिलाई तो अब जहन में ये आया कि बस अब तो ये पिला दिए, या उल्टी रोकने की कोई ऐसी अद्वियात दे दी जाती हैं सिरप फॉर्म में, और फिर ये जहन में आता है कि बस अब पिला दें तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा फौरी तौर पे, फिर बच्चा वोमिट करेगा। तो इसलिए अवॉइड करना है। 45 मिनट्स तक कुछ नहीं देना। एक चीज़, अगर घर में कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है, इस टाइप की कोई भी सिरप या म्यूकेन टाइप सिरप्स नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर आप ये करें शहद का इस्तेमाल करें। शहद का अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसको आधा चमचा शहद इवन आप दे सकते हैं। सही। याद रखिए कि शहद जो है वो गैस्ट्राइटिस के अंदर, सोजिश के अंदर बहुत ही मुफीद है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं शहजाद परवेज मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी है 7 साल की, लाइबा। जी जी जी। तो उसके जो है ना दांत में जो है ना वो हो गए तकरीबन 3 माह, वो दांत दोबारा आई नहीं, अगले दांत वो वापसी आ नहीं रहे। शहजाद परवेज मुल्तान से। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। शहजाद साहब, आप अपना मसला दोबारा बताएंगे? और टीवी दांतों का के हवाले वॉल्यूम से कम बता कराएं। रहे थे ये बच्ची के। मेरी बेटी है तकरीबन 7-7.5 साल की। उसके अगले वाले 2 दांत टूटे हैं, तो उसके बाद जो है ना गिरे हैं, तो वो अभी तक दोबारा आए नहीं। फ्रंट के जो दांत होते हैं ना वो नहीं आए अभी तक। ठीक है। अच्छा, मिल्क टीथ थे ना, दूध के दांत गिरे हैं ना? हाँ जी। ठीक है, वो आए नहीं वापसी दोबारा। अच्छा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आएंगे वक्त के साथ। ठीक है। और बाज़ औक़ात कुछ बच्चों में थोड़ा सा लेट टीदिंग होती है और देर से आते हैं। इसके लिए बेहतर ही होता है कि आप जो, मुझे नहीं पता, आपने वो बच्ची का अगर बता देते कि बच्ची दुबली पतली सी है, ओवरवेट नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा आइडिया दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ऐसी सूरत में जब बच्चों में डेवलपमेंटल फेज़ में होते हैं तो कैल्शियम ख़ास तौर पे, और उसके बाद फिर कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये जो तमाम चीज़ें एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। विटामिन डी है। तो जब ये अच्छी मिकदार में पहुंचता है, बोन की ग्रोथ हो रही होती है। एक्चुअली जो समझे दांत नीचे लेयर मौजूद होती है जो ऊपर की तरफ आ रही होती है, जब बोन डेवलप होती है इनको पुश करती है आगे। तो अच्छी अगर आप ग़िज़ा का इस्तेमाल कराएंगे, जंक फूड्स अवॉइड करें, जब ग़िज़ाइयत अच्छी जाएगी तो इंशाल्लाह बोन ग्रो करेगी और दांत बाहर की तरफ पुश आउट होगा। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लग जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन आ जाएगा। और बेहतरी तो ये कि आप डेंटिस्ट को भी एहतियातन दिखा लें। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहबा बात कर रही हैं? जी, मैं साजिदा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी 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 साजिदा। मेरी ना बेटी का 7 साल की है, तो उसके ना पेट में डेली वो मुझे कहती है कि मेरे दर्द हो रही है, मैदे में ना उसके दर्द होती रहती है। ठीक है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ऐसा क्या मसला है? मैंने उनका पराठा वगैरह भी बंद कर दिया और दुकान की चीज़ें भी हम उसको नहीं देते। ठीक है। अच्छा देखें, भले चाहे आप घर के जो ग़िज़ा है, पराठा हो गया या और कोई चीज़ है, रोटी है, स्लाइसेस हैं, ये सब तो दें, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा अवॉइड अगर करना है ऑयली, हाँ पराठे में भी कम ऑयल के साथ आप उनको बच्ची को दें, कोई हर्ज नहीं है। गैस्ट्राइटिस ही है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, सोजिश डेवलप हुई भी है। आप बाज़ार की चीज़ों के हवाले से जहाँ तक बात है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल अवॉइड करना है कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक, 1 महीना, यानी एटलीस्ट ऐसा हो कि बच्ची जो है या जो भी बच्चा है वो अवॉइड करे बाज़ार की कोई भी चीज़ को। मिर्च मसालों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें, दही का इस्तेमाल बढ़ा दें, खिचड़ी है, दही है, सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह ये अफाका होगा। और बाद में इसमें मेडिसिन भी दी जा सकती है, तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों की पेट के हवाले से होने वाली बीमारियों के हवाले से। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बच्चे खुद तो अपने आप को नहीं बता सकते कि वो क्या फील कर रहे हैं, कहाँ दर्द महसूस कर रहे हैं, या अगर उन्हें मतली भी हो रही है तो किस तरह हो रही है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उनके रवैयों को देख के वो समझ सकें कि इस वक्त इनको क्या परेशानी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी, जैसे आपने अभी बताया कि अगर हम उनको कोई दवा देते हैं तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि इतनी देर तक हम खाने पीने की चीज़ ना दें, वरना वो भी वॉमिट ही हो जाएगी। उमूमन हमारे यहाँ जो हैं कुछ मिथ्स हैं कि ये इस चीज़ की तासीर ठंडी है, इस चीज़ की तासीर गर्म है, और मौसमों के हवाले से भी हम अपने बच्चों को ग़िज़ाएं देते हैं। इन सब में कितनी सदाकत है, और अगर ऐसा है तो कौन सी चीज़ कब देनी चाहिए? अच्छा देखिए, बिल्कुल ये वैलिड चीज़ें हैं जो डिस्कस होती हैं, अक्सर घरों में अमूमन हो रही होती हैं, ख़ासतौर पे गर्म ठंडे के हवाले से बहुत ज़्यादा होता है। फिर बीमारी की सूरत में ये कि बुखार है तो रोटी नहीं दी जाए, चावल नहीं दिए जाएंगे, कोई ठंडी चीज़ नहीं दी जाएगी। गला ख़राब है तो जो ऑरेंज है, लेमन है, ये सब नहीं अवॉइड किया जाएगा। एक्चुअली बात सिर्फ ये होती है कि देखें, एक कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है, बल्कि मैं वही कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। गर्मियों में आप कहते हैं आम की तासीर, आम लफ्ज़ों में मैं अगर बात करूँ, जो लोग डिस्कस करते हैं, आम की तासीर गर्म होती है और ये गर्मियों के मौसम में आता है। इसी तरह जो हम कीनू की बात करें या मौसमी की बात करें तो ये भी जो है वो ये इसकी तासीर हमारे जहन में आती है कि ठंडे होते हैं और इस वजह से, लेकिन ये फिर भी सर्दी में आते हैं। पॉइंट ये है कि कुदरत ने एक हिसाब बनाया है कि किस मौसम के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम जो है अपने तौर पे जब जज करके इनको वेरी करते हैं। मैं और आपको बताऊं, खजूर का इस्तेमाल है, इंजीर का इस्तेमाल है, गर्म होती है, नहीं खानी चाहिए। एक्चुअली गर्म ठंडे का जो कंसेप्ट है शायद बुजुर्गों ने अपने हिसाब से बताया, लेकिन इसको ज़रा ये बात समझ लें कि वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी क्या है। उस पे असल में जो बुजुर्ग हजरात हैं वो इसको गर्म या ठंडे पे उसको कंपेयर करते हैं। यानी इंजीर का इस्तेमाल है तो, या डेट्स का यानी खजूरों का इस्तेमाल होता है, वो कहते हैं कि गर्म होती है। गर्म नहीं, एक्चुअली वो कॉम्पैक्ट फूड्स कहलाते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना खाई जाए। सही, कम क्वांटिटी में खानी चाहिए। 5-6 खजूर आपने खा ली तो इसका मतलब आपने 300-400 कैलोरीज आपने कंज्यूम कर ली, बस ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शेखावत रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि 6 महीने का बच्चा है, वो अब मतलब पिंडी से कराची जाएगा तो कितना सफर सफर बच्चे को करना चाहिए, मतलब करना चाहिए? क्या चीज़? सॉरी मुझे थोड़ा सा आवाज़। क्या आप दोबारा कह सकते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ मतलब हमारा बच्चा है ना 6 महीने का, तो मतलब कराची जा रहे हैं ना, तो बच्चा सफर कर सकता है, नहीं कर सकता? 6 महीने का बच्चा आप कह रहे हैं सफ़र कर सकते हैं या नहीं, यही सफर कर सकता है कि नहीं कर सकता? गालिबन वो आजकल की जो कोरोना की सूरत हाल है उसके इस हवाले से आप बात कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल सफ़र किया जा सकता है, ऐसा कोई मजाका नहीं है, लेकिन एहतियात की जब हम बात करते हैं, क्लीनलीनेस की बात करते हैं, इवन अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ये जहन में रखें कि धूल मट्टी से अवॉइड करें और बहुत ही करीब क्लोज़ होके ना बैठें वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा इसी तरीके से पानी का इस्तेमाल है, जो ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जो स्टेशंस पे हमारे यहाँ चीज़ें अवेलेबल होती हैं उससे बेहतर है कि आप खुद बच्चों के लिए भी जो चीज़ कैरी कर रहे हैं उसको साफ़ सुथरी जगह पे रखें और घर से ही चीज़ें लेके जाएं। तो मेरे ख्याल से फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ट्रैवल करें, तो बहरहाल ठीक है, एहतियात होगी तो इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं एहतियात के साथ। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से आमिर बात कर रहा हूँ। जी आमिर साहब। तो ये हमारी छोटी बच्ची है 1-1.5 साल की ना। जी। तो उसको कब्ज़ हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज़? अच्छा, बाज़ार के, क्योंकि 1.5 साल के बच्चे जो हैं अमूमन बहुत ज़्यादा स्टफ़ नहीं बाहर का खाते हैं, सिवाय इसके कि बिस्किट्स हो गए या चॉकलेट्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं बच्चे। आपको ये ज़्यादा बेहतर पता होगा कि अमूमन इसको ग़िज़ा आप किस टाइप की दे रहे हैं और बाहर का कोई जंक फूड आप यूज़ तो नहीं करवाते? तो कोई चीज़ नहीं देते, सिर्फ ये बस माँ का दूध ही पीती है और जो दलिया वगैरह होता है या सेरिलैक वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब अच्छा कोशिश ये कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब 1.5 साल की एज में है बच्ची, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सॉलिड की तरफ लेके आएँ। अच्छा, इसमें भी थोड़ी चीज़ें एडअप करें। एडअप से मुराद मैं जब कह रहा हूँ तो उसमें खिचड़ी का इस्तेमाल आप बढ़ाएं, दही का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, इजाफा करें, ठीक है। इसके साथ साथ जो है शहद का इस्तेमाल, जब भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, याद रखें बच्चों में, तो 6 महीने का है तो आधा चमचा शहद आप कंज्यूम करा लें। 1 साल हो गया है तो 1 चमचा आप देंगे, 1.5 साल है तो आप कम से कम 1 चमचा
दिया जा सकता है, कोई इसमें हर्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा फिलअप करके ना दें। और इसमें जब आप दिन में रेगुलर रात में ख़ास तौर पे कर लें तो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह इसको हल होंगी। पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी चेंजेस आएंगी, 1.5 साल है, आहिस्ता ग्रो करेगा, आंतें जो हैं वो बढ़ रही होती हैं, जगह बना रही होती हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी हवाले से मैं भी एक सवाल करना चाहूँगी जी। कि जिस तरह ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, जिसमें उनके दांत भी निकल रहे होते हैं, थोड़ा वो चलना भी सीख रहे होते हैं, इस दौरान बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। आमतौर पे देखा ये गया है कि बच्चों को मोशन की शिकायत हो जाती है, तो इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या ये मोशन क्यों होते हैं और क्या ये ख़तरनाक होती है बात? अच्छा देखें, मोशंस का होना कोई ऐसा वो नहीं है, वायरल ज़्यादा कॉमन है। 80 to 90% जो बच्चों में मोशंस होते हैं वो वायरस है, उसकी वजह बैक्टीरियल भी हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि किस स्टेज के ऊपर जाके आपको तशवीश होती है कि अब आप डॉक्टर से रुजू करें, वरना ORS का इस्तेमाल, जैसे हम कहा जाता है, एक प्रॉपर तरीके से एक जग में बनाकर ORS पूरे दिन में हल्के हल्के उसके बच्चे को पिलाते रहें, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर जो नमकियात हैं, जो पानी है ज़ाया हो रहा है, वो कवर अप होगा, एक चीज़। दूसरा ये कि मोशंस के अंदर हमारे यहाँ फ़ौरन जो है ना वो फ्लैजिल छुटते ही या कोई ऐसी दवा देना शुरू कर देते हैं कि जी बस किसी तरह इसको रोक दिया जाए, ये चीज़ इंतहाई गलत है। इंटरनेशनली भी देख लें और बुक्स जो कहती हैं रिकमेंड करती हैं वो यही है, एडवाइस है कि आप सबसे पहले रिहाइड्रेट करें, यानी कि पानी अगर कम हो रहा है तो पानी ज़्यादा पिलाएं। लेट द वायरस गो आउट फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीट आउट होने दें, बाहर निकलने दें। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं जायदा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। मैंने पूछना था, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये अक्सर खाना वाना कुछ भी नहीं खाते, कोई भी चीज़ खिलाओ इनको, मतलब कोई भी चीज़ हो तो इनका दिल नहीं करता खाने का। और मेरा एक भांजा है, उसके वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा खा ले तो उसको उल्टी शुरू हो जाती है और वैसे भी उसके पेट में दर्द रहता है, तो इसके लिए कोई मतलब कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की तकरीबन 4 साल उम्र है। 4 साल उम्र है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, वैसे फिजिकली एक्टिव है बच्चा? तेज है माशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़, जी कहिए। चीज में एकदम सिर्फ खाने पीने में बस कुछ भी नहीं, मतलब ना ठीक है, खाता पीता ठीक है है। सही तरह से, जो खाता है वो भी वोमिटिंग हो जाती है, पेट में हर वक्त दर्द रहता है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा देखें, ये इस तरह की कॉमन है, ये बहुत बच्चों में ये चीज़ होती है, 3-4 साल के अंदर सेलेक्टिविटी आने लगती है कि नहीं मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना। इस वजह से भी एक प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चों को थोड़ा सा डायरेक्टेड रखें। ये हमारा अपना एज अ पेरेंट्स काम है कि हम उनको समझाएं, और वही बात है कि बच्चों को उनकी पसंद के हिसाब से उनकी मनपसंद चीज़ों पे चले जाएंगे तो ऐसी सूरत में हम जंक फूड का जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाती है, जिसकी फिर गैस्ट्राइटिस, जैसे उनको बच्चे ने कहा, वोमिटिंग हो जाती है। तो उसकी वजह यही है कि अगर जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, इवन ये सब चीज़ें, तो इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं ये, और इसमें बाज़ार से जो बने हुए होते हैं वो अमूमन उसके अंदर जो है वो कहते हैं बैक्टीरिया और चीज़, सारे वो हेल्दी नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, नॉर्मल ग़िज़ा रखें। अगर बच्चा एक्टिव है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब बात कर रहे हैं? अभी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। ये एक बच्चा है तकरीबन 7 महीने का। जी जी हेलो। जी आवाज़ आ रही है। मेरा बच्चा 7 महीने का है, जिसको होता तो एकदम लंबे सांस चला जाता है। अच्छा, थोड़ी सी जब आपको अगर आवाज़ क्लियर हाँ मेरे ख्याल से मुझे भी क्लियर नहीं आ रही, लेकिन जो मैंने समझा है वो ये है कि इनका बच्चा 7 महीने का है और एकदम से सांस भी रोक लेता है। सांस रोक लेता है। अच्छा, रोने की सूरत में सांस रोकते होंगे डेफिनेटली। इसमें एक बात का ख्याल रखा करें, बच्चे जब रोते हुए सांस रोकने लगे तो इसमें परेशान नहीं हो, इसमें सिर्फ ये देखें कि उनका जो नेज़ल पैसेज है, नाक जो है वो सही से खुली हुई है, ओपन है या नहीं है। बात होती होता है कि नज़ला अगर हो रहा हो बच्चों के अंदर या ब्लॉकिंग हुई हुई है, तो ऐसी सूरत में बच्चा, क्योंकि रोने में अब मुंह से जो है वो सांस बहुत ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, नाक से लेनी होती है, तो ऐसी सूरत में सांस खींच लगते हैं। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, होता ये है आम तौर पे हम ये देखते हैं कि बच्चों को नज़ला भी होता है जिसकी वजह से उनको सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन साइनस का इशू तो नहीं होता है? अच्छा देखिए, इनिशियली छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा साइनस के इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी भी वो भी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। बच्चों की नोज़ ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अमूमन बच्चे उल्टी या कै जो कर देते हैं वो पोस्ट नेज़ल ड्रिप जिसे हम कहते हैं, नज़ला पीछे से गुजरता है, हम में जैसे गैग रिफ्लेक्स कहते हैं, यानी उल्टी का एक कैफियत होना, तो वो बच्चों में भी होती है, बच्चे उलट देते हैं। इसमें नॉर्मल
सलाइन के ड्रॉप्स भी अगर आप नाक में दोनों नाक डाल लेते हैं नेज़ल पैसेजेस में तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। मैं ये चाह रही थी कि आप ये बता दें कि कल हम किस मौजू पे डिस्कस करेंगे, और अपने नाज़रीन को भी हम ये बताते चलें कि डॉक्टर साहब का नंबर इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे चल रहा है। कोई भी अगर आपको बात करनी हो तो आप प्रोग्राम के बाद डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बस मैं चाहूँगा कल, क्योंकि बेसिकली जो हार्ट के हवाले से जो भी कंसर्न्स हैं लोगों के, दिल की बीमारियाँ आगे पीछे हर तकरीबन घर में सुनने में आती हैं, तो इस हवाले से कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आरिफ हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। तो जिनके कोई भी कंसर्न्स हैं वो हम उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कल हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद होंगे। दिल के हवाले से जो भी आपके कंसर्न्स हों उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी वक्त हम फिर हाजिर होंगे इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है OPD ऑनलाइन। इस उम्मीद और इस पैगाम के साथ हम इस प्रोग्राम का वाइंड अप करते हैं कि आप सब अपनी सेहत का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अल्लाह हाफ़िज़।